प्रिय विद्यार्थियों, हम गांधी दर्शन पढ़ रहे हैं और हमारी चर्चा चल रही थी कि भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने इस देश को समझा और अपनी सत्याग्रह की तकनीक से विभिन्न आंदोलन करके इसे जगाया। जागते जागते यह देश 1942 तक आ गया, जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। हम भारत छोड़ो की बात कर रहे थे पिछले अंक में, बात आधी ही हो पाई थी, लेकिन हमने यह देख लिया था कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने यह स्पष्ट कह दिया कि अब मैं अंग्रेजों से कोई समझौता करने वाला नहीं हूं, आजादी से कम पर कोई बात नहीं होगी। एक वृहत कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें जनता के अलग अलग वर्गों से अलग अलग तरह के आह्वान किए गए थे। जैसे सरकारी कर्मचारियों से कहा गया था कि आप नौकरी न छोड़ें, लेकिन आप कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा अवश्य प्रकट कर दें। विद्यार्थियों से ये कहा गया था कि आप में यदि इतना आत्मबल हो कि आप आज़ादी प्राप्त होने तक लड़ते रहें, तब तो आप अपने स्कूल और कॉलेज छोड़िए। इसी तरह से काश्तकारों के लिए, जमींदारों के लिए भी अलग अलग तरह के निर्देश थे, लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी हो जाने के कारण ये जो निर्देश थे ये सार्वजनिक हो नहीं पाए विधिवत रूप से, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कार्यक्रम समझ में आ गया और यह आंदोलन पूरे देश में भड़क गया। जब आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि यह आंदोलन कांग्रेस के अंतर विरोधों से भी जन्मा हुआ है। कांग्रेस के भीतर अनेक प्रकार के गुट बन गए थे जो आज़ादी प्राप्त करने के अलग अलग रास्तों में विश्वास करते थे, अलग अलग रास्तों पर चलने में विश्वास करते थे। लेकिन अंततः वही हुआ जो होना चाहिए। नेतृत्व गांधी जी के हाथों में सौंप दिया गया और उन्होंने भारत छोड़ो का आह्वान किया, करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया, जेल में पटक दिया। पूरे देश में विद्रोह का माहौल हो गया। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं पहले ही, और इसका जवाब भी दूंगा जब उचित समय आएगा, और वह समय आज ही आ जाएगा, इसी व्याख्यान में आ जाएगा। वह यह कि गांधी जी जो अहिंसक आंदोलन के पक्षधर थे, अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, इस आंदोलन में इतनी हिंसा होने के बाद बोले क्यों नहीं। गांधी जी बोले भी थे और गांधी जी ने अपनी तरह से प्रतिक्रिया भी दी थी, तो वह बात करेंगे, लेकिन बीच में जो थोड़ी सी बात रह गई है उसको मैं पूरा कर लेता हूँ। तो पूरे देश में कहीं पर पोस्ट ऑफिसेज पे हमले हो रहे हैं, कहीं पर रेलवे स्टेशंस पर हमले हो रहे हैं, कहीं पर संचार साधनों को काटा जा रहा है, कहीं पर सत्याग्रही जेल जा रहे हैं, कहीं पर रेलगाड़ियों पर झंडा फहराया जा रहा है, राष्ट्र ध्वज फहराया जा रहा है, नेताओं को, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। यानी पूरे देश में जितना दमन अंग्रेज कर सकते थे उतना उन्होंने किया। लेकिन याद रखने की बात यह है कि इस आंदोलन का कोई भी बड़ा नेता नहीं था। गांधी जी ने आंदोलन का आह्वान कर दिया, उनको जेल में डाल दिया गया। धीरे धीरे जो पहली बार में तो सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, किसी को कहाँ और किसी को कहाँ। उसके बाद में जो भी अंग्रेजों के हाथ आया नेता, उसको उन्होंने पकड़ लिया, उस पर कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद भी इस देश के नौजवान, इस देश के युवाओं ने, इस देश के छात्रों ने इस आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया और लोग इसमें शामिल हुए।
तो मैं ये कहना चाहता था कि देश में मार्शल लॉ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां उससे कम नहीं थी। पूरे देश में एक भय और आतंक का वातावरण बनाया गया और ये अंग्रेज तय कर चुके थे कि इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करना है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन का उस समय एक ही चेहरा था, वह था कांग्रेस। और इस कांग्रेस को 1947 के बाद के कांग्रेस से जोड़कर मत देखिए, दल वही है, लेकिन 1947 के में जब देश आज़ाद हो गया तो कांग्रेस के काम करने का तरीका स्वाभाविक रूप से दूसरा होना था और कांग्रेस के साथ हर कोई हो भी नहीं सकता था, लेकिन उसके पहले कांग्रेस इस देश का चेहरा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसके नेताजी गांधी थे। सुभाष बोस भी रहे, जवाहरलाल नेहरू भी रहे, पता नहीं कितने नाम हैं जो प्रारंभ में आप कहाँ गोपाल कृष्ण गोखले से शुरू कर दीजिए, फिरोज शाह मेहता से शुरू कर दीजिए, फिर लाल बाल और पाल तक आ जाइए और उसके बाद गांधी जी, फिर नेहरू जी, पटेल, जयप्रकाश, कितने ही नेता इसमें रहे और उन्होंने अपने अपने तरीके से इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। कांग्रेस के साथ साथ जो क्रांतिकारी आंदोलन इस देश में चल रहा था उसकी भूमिका भी कम नहीं थी। यदि क्रांतिकारी नहीं होते तो यह देश जागता नहीं। गांधी जी के आह्वान पर यह देश जागा, लेकिन उस जागरण के पीछे क्रांतिकारियों का बलिदान भी बोल रहा था, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ ऐसी संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, सांस्कृतिक संस्थाएं थी जो प्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक आंदोलन में शामिल नहीं थी, लेकिन वे समाज में एकता का काम कर रही थी और उसके कारण भी लोग जागे। उन संस्थाओं ने भी अपने लोगों को कांग्रेस से विरोध होते हुए भी आंदोलनों में शामिल होने से नहीं रोका। तो मैं कह रहा था कि ये जो विद्रोह कह सकते हैं अपन 1857 को अंग्रेज विद्रोह कहते हैं और हम उनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं ना, यहाँ भी 1942 को भी विद्रोह कहा गया, लेकिन यह विद्रोह नहीं, यह भी एक हिस्सा था भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का। और इस हिस्से में अपना प्रभुत्व बचाए रखने के लिए अंग्रेजों को बहुत जोर आया। तो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार था, आंदोलन की बागडोर अंडरग्राउंड रह के, भूमिगत रह के कभी अच्युत पटवर्धन निभा रहे थे, कभी अरुणा आसफ अली, कभी राम मनोहर लोहिया, कभी सुचिता कृपलानी, कभी बीजू पटनायक, कहीं पर जयप्रकाश नारायण। ये सारे लोग राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल लोग थे और इन लोगों को पैसा भी चाहिए था, इन लोगों को बम भी चाहिए, इन लोगों को बारूद भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, खाने पीने को भी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता करते थे और निश्चित रूप से सफलता भी मिलती थी। देश का जो व्यावसायिक वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था और जिसकी हमेशा ही एक वर्ग विशेष के लोग आलोचना करते हैं कि पूंजीपति तो हमेशा शोषण का काम करते हैं, लेकिन सभी वर्गों में सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं और अच्छे नहीं भी होते हैं। कुछ ऐसे पूंजीपति इस देश में उस समय सक्रिय थे आज़ादी के आंदोलन में, जिन्होंने अपने थैलियां गांधी जी के आह्वान पर खोल कर रखी। 1942 के आंदोलन में भी ऐसे बहुत सारे उद्योगपति, पूंजीपति शामिल थे। एक आध उदाहरण देता हूं मैं आपको कि एक महिला थी सुमति मोरारजी, जो बाद में देश की प्रमुख उद्योगपति बनी। उन्होंने अच्युत पटवर्धन गिरफ्तार नहीं हो जाएं इसलिए उनके लिए वह एक रोज नई कार भेजती थी। अब आप अनुमान लगा लीजिए। तो चारों तरफ, चाहे छात्र हो, चाहे बसों के ड्राइवर हो, चाहे रेलगाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर हो, उसका स्टाफ हो, ये सब सूचनाओं के पर्चे एक से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। जनता को जब ये पता चल जाता था कि पुलिस का ये आदमी मुखबिर है, तो जनता उसको छोड़ते नहीं थी, लोग उसको छोड़ते नहीं थे। उसका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार हो जाता था। तो खुलेआम राजनीतिक गतिविधियां तो संभव नहीं थी, क्योंकि कुल मिलाकर
कब्जा तो अंग्रेज़ों का ही था ना, लेकिन फिर भी सबसे जोरदार बात तो ये हुई कि बम्बई के शहर में विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो स्टेशन चलता था और उसके प्रसारण मद्रास तक सुने जा सकते थे। मैं आपको यह जो विवरण है वो विपिन चंद्र की किताब से बता रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया जी नियमित रूप से रेडियो पर बोलते थे। वो नवंबर 1942 में अंग्रेजों को के हाथ आया ये रेडियो स्टेशन और फिर बंद हुआ। अब आप कहेंगे कि हम तो गांधी जी की भूमिका की बात कर रहे हैं। ये सारा गांधी जी का ही किया हुआ है। इस देश का जागरण, इस देश का आंदोलन, 1942 का आंदोलन, और दूसरे लोग तो हैं ही जिनको तो अपन शहीदों को तो नमन करते ही हैं, उनके बिना तो कुछ होता भी नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया? जेल में गांधी जी कर भी क्या सकते थे, लेकिन फरवरी 1943 में गांधी जी ने यह कहा कि मैं उपवास करूंगा। 10 फरवरी से उपवास करने की घोषणा कर दी और कहा कि मेरा यह उपवास 21 दिन चलेगा। सरकार गांधी जी पर लगातार दबाव डाल रही थी कि वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की आलोचना करें। वे कहते थे कि आप तो ये कहते हैं गांधी जी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, और ये जो हिंसा हो रही है पूरे देश में, पूरा देश जल रहा है, आप क्यों नहीं बोलते? गांधी जी का कहना था कि आंदोलन की इस हिंसा के लिए आंदोलन जिम्मेदार नहीं है, इस हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है, और मैं सरकारी हिंसा की आलोचना करता हूं, और यह सरकारी हिंसा रुके, यह दमन रुके, इसके लिए मैं उपवास कर रहा हूं। हजारों कार्यकर्ताओं को, हजारों देशभक्तों को जेल में ठूंस दिया गया है, उसके विरोध में मेरा यह उपवास है। जैसे जैसे गांधी जी के उपवास की खबर फैली, लोगों में आक्रोश बढ़ता चला गया। हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, तांता लग गया इनका। कलकत्ता, अहमदाबाद में थोड़ी सक्रियता ज़्यादा थी। जेलों के भीतर, दूसरी जेलों में जो लोग बैठे थे उन्होंने, और जेलों से बाहर भी लोगों ने गांधी जी के समर्थन में उपवास की घोषणा की। जहां गांधी जी को नज़रबंद करके रखा गया था आगा खां पैलेस में, उसके बाहर पूना में लोग सत्याग्रह करने के लिए पहुंच गए और जनसभाएं की गई कि गांधी जी को रिहा किया जाना चाहिए। यहां तक कि विदेशों में मांग हुई, आप ये देख लीजिए। मैनचेस्टर गार्डियन, न्यूज़ स्टेट्समैन, नेशन, न्यूज़ क्रॉनिकल, शिकागो सन, इन अखबारों ने लिखा कि गांधी को आज़ाद कर दिया जाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए और देश के हालात को देखते हुए वे बाहर होंगे तो नियंत्रण कर लेंगे। ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि आज़ाद कर देना चाहिए। ध्यान देने की बात है, कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है। और लंदन में और मैनचेस्टर में नागरिकों ने पत्र लिखा। विमेंस इंटरनेशनल लीग ने कहा, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने कहा, सिलोन स्टेट काउंसिल ने कहा कि गांधी जी को आज़ाद किया जाना चाहिए। और उधर अमेरिका ने भी ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि ये आप क्या कर रहे हो। अंग्रेजों को सहयोग लेना चाहिए था भारतवासियों का, और आपने भारतवासियों को नाराज कर दिया, उनके नेता को ही पकड़कर जेल में डाल दिया। क्योंकि यह युद्ध मिलकर लड़ा जा रहा था ना, इसलिए 1939 में जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस विश्व युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका तो साथ में थे, तो अब तक वह साथ तो बना हुआ ही था। खैर, वह दबाव भी पड़ा। 19-20 फरवरी को दिल्ली में नेताओं का एक सम्मेलन हुआ, लीडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें अनेक जो बाहर थे जेल से और जिनको अंग्रेजों ने पकड़ा नहीं था क्योंकि उनकी तरफ से उनको कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा था, ऐसे नेता भी इकट्ठे हो गए और बोले गांधी जी को छोड़ना चाहिए, तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, उनका जीवन बचना चाहिए। और सरकार के सामने तो यह समस्या तब ज़्यादा खड़ी हो गई जब वायसराय काउंसिल, एक वायसराय काउंसिल होती थी जिसमें भारतीय सदस्य भी होते थे। तो वायसराय कार्य परिषद के 3 सदस्यों ने, एक तो उसमें MS एनी, एक NR सरकार और एक HP मोदी, इन्होंने कहा, इस्तीफा दे दिया इन्होंने, बोले गांधी जी को आज़ाद करो।
जबकि ये वही लोग थे जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते थे, अंग्रेजों का समर्थन करते थे। लेकिन अब उनको लगा कि यदि गांधी जी को कुछ हो गया तो यह इल्ज़ाम हमारे ऊपर आएगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इन लोगों ने सरकार का साथ दिया दमन में, लेकिन वे गांधी जी के कुछ हो जाने का जो आरोप है वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे। लेकिन सरकार विचलित नहीं हुई। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में सब जगह जीत रहे हैं, हर कहीं जीत रहे हैं, तो हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं? एक बूढ़े आदमी के सामने कैसे झुक जाएं, जो हमेशा हमारा शत्रु रहा है, कभी उसने हमारा साथ नहीं दिया। कितना झूठ बोल रहा है वो। और वायसराय के वक्तव्य से तो ऐसा लगता था उस समय कि यदि गांधी जी को कुछ हो जाए तो अंग्रेज खुश हों। पुस्तक में विपिन चंद्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि वायसराय के एक वक्तव्य से तो ऐसा लगता है कि वे इस संभावना के घटित होने से खुश ही होते। लिखते हैं, हमारे संचालनों के लिए भारत कहीं ज्यादा भरोसेमंद केंद्र हो जाएगा। इसके अलावा गांधी के न रहने पर जो वर्षों से समझौता न होने देने के लिए हर संभव कोशिश करता रहा है, समझौते की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तो एक तरफ तो पूरा देश गांधी जी के प्राण बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपील कर रहा है, उपवास कर रहा है, और दूसरी तरफ इन अंग्रेजों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली कि यदि गांधी मर जाएंगे तो सेना की टुकड़ियां कहां कहां तैनात होंगी, उनको सक्रिय रहने के लिए कहा गया। शव यात्रा कैसे होगी, गांधी जी की भस्म को ले जाने के लिए विमान कहां से आएगा और कहां वो लैंड करके रहेगा। सरकारी कार्यालयों में दिखावे के लिए आधे दिन की छुट्टी की जाएगी। और यही अंग्रेज हार गए। गांधी का यह जो अनशन का हथियार है, गांधी की जो अनशन की तकनीक है, गांधी की जो अहिंसा की तकनीक है, उसकी आलोचना करने वालों को समझ लेना चाहिए कि उसमें कितनी शक्ति है। अंग्रेजों को गांधी के अंतिम संस्कार के बारे में सोचना पड़ा, और यह भी सोचना पड़ा कि इसके बाद में क्या होगा। ये घबराहट थी, ये बौखलाहट थी, यह डर था। गांधी जी के उपवास का उद्देश्य पूरा हो गया। जन साधारण का मनोबल ऊंचा हुआ। अंग्रेजों के विरोध में भावनाएं उबाल खा गई। इस देश में उबाल तो खाई हुई थी और उबाल खा गई, और लोगों को समझ में आ गया कि सारी गलती है वो सरकार की है। इस समय देश में कुछ समानांतर सरकारें भी बन गई। बंगाल के मिदनापुर में एक जगह है तामलुक, वहाँ 1742 में जातीय सरकार बनी। सरकार ने स्कूलों का अनुदान देना है, कोई छोटी मोटी फौज बनानी है, ये सारे काम कर लिए उन्होंने, है ना। वहाँ तामलुक में सरकार ज़्यादा समय तक रही, थोड़ा वो दूर पड़ता था इसलिए। और एक समानांतर सरकार है वो बलिया में बनी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, जो कहते थे कि मैं कांग्रेसी हूँ, है ना। सतारा में भी एक समानांतर सरकार बनी। तो 1942 के अंत तक 2000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक तरह से जन आंदोलन की गति तो धीमी पड़ी। दमन तो उन्होंने किया ही ना, वे कर भी सकते थे, उनके पास क्या नहीं था। तो धीरे धीरे ये जो समानांतर, ये तो कुछ नाम हैं, पता नहीं कितनी ऐसी देश में जगहें होंगी, कितने ऐसे स्थान होंगे जहां सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया और इन आंदोलनकारियों का नियंत्रण रहा। उसकी घोषणा होना न होना एक अलग बात है। बैंकों में डकैतियां पड़ने लगी, पैसा लूटा और गरीबों को बांट दिया। लोगों ने तड़क भड़क भी छोड़ी कि फालतू खर्चा नहीं करेंगे, ये खर्चा देश की लड़ाई में लगाएंगे। गांधी विवाह होने लग गए, बिना खर्चे के विवाह, और उसमें अछूतों को आमंत्रित किया जाता था कि गांधी जी कहते हैं सब एक है। तो
बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ों को परेशान कर सकती थी इस देश में चलती रही। देश भर में एक वातावरण बन गया। किसानों के पास पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने जमींदारों पर हमले नहीं किए। बोले हमारी दुश्मनी विदेशियों से है, ये जमींदार तो भारतीय है, इनसे तो अपन बाद में निपट लेंगे, ये दूसरे नहीं है। जेलों में कैदी बंद थे, उनके प्रति अधिकारी उदार रहते थे, उनको परेशान नहीं करते थे। तो अंग्रेजों की समझ में आ गया कि अब नींव हिल गई है, अब रुका नहीं जा सकता। कम्युनिस्ट भारतीय अपनी जो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप इसमें भाग नहीं लेंगे। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। आम कार्यकर्ता जो होता है, उसको जो सामने लक्ष्य दिखाई देता है उससे मतलब होता है, उसको वैचारिक भोजन नहीं चाहिए। तो कहा कि हमारे नेता ठीक हैं, फांसीवाद का विरोध है जर्मनी में और इटली में, जो नाजीवाद और फांसीवाद चल रहा है, हम उसके समर्थन में नहीं है। बेशक ब्रिटेन जीत जाए, लेकिन यहां भारत में हम उनको नहीं रहने देंगे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह थी कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया। बाद में कांग्रेस का आह्वान था, लोग नेतृत्व कर भी रहे थे, लेकिन ज्यादातर स्थान देश के ऐसे थे जहां इस आंदोलन का कोई बड़ा नेता नेतृत्व नहीं कर रहा था। जनता ही नेता और जनता ही कार्यकर्ता, ये एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इसके पहले के आंदोलनों में भी यह स्वतः स्फूर्ति जैसी स्थिति बनी, चाहे वह असहयोग हो या सविनय अवज्ञा हो। लेकिन भारत छोड़ो में तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट, पहले गांधी जी को जगाना पड़ता था। असहयोग में तो गांधी जी को बहुत जोर आया। उसके बाद में सविनय अवज्ञा में भी उन्होंने बार बार रोका भी इसीलिए ना अपना आंदोलन, कि भाई हिंसा होती है। असल बात ये थी, हिंसा एक कारण था उनका, मानी बात, लेकिन असल बात ये थी कि देश तैयार भी तो नहीं था ना। एक सीमा के बाद में, एक दमन के बाद में जब उठ नहीं खड़ा पाए देश, तो फिर यह संदेश देने में क्या फायदा कि दमन कर दिया गया और हम हार गए। अब तो स्थिति यह बन गई थी कि दमन करने के बाद भी देश जागा हुआ था और कुछ अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। तो बिना एक बहुत बड़े नेतृत्व के सामने आए, जनता द्वारा जनता के लिए किया गया आंदोलन, यह भारत छोड़ो आंदोलन था। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। तैयारियां पहले से थी, कांग्रेस ने भी अपना संगठन दुरुस्त किया, क्रांतिकारियों के बलिदान का भी प्रभाव था, उधर नेताजी सुभाष बोस जो कर रहे थे उसका भी प्रभाव था। लेकिन भाई असंतोष को जगाने के लिए आह्वान तो कोई एक दल ही करेगा ना, वो कांग्रेस ने किया और उसके साथ सभी शामिल हो गए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक बड़ा प्रश्न 1942 के आंदोलन का, और एक बड़ा तो है ही, लेकिन एक जरूरी प्रश्न भी है कि आप गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के आदर्श का साम्य 1942 के हिंसक आंदोलन से कैसे बिठाएंगे। पहली बात तो कि हम इसे पूरी तरह से हिंसक आंदोलन नहीं कह सकते। आंदोलन अपने विभिन्न रूपों में चल रहा था। अहिंसक रूप में आंदोलन के जो बड़े केंद्र थे, जो बड़े नेता थे, या जो नेता भी थोड़े समझदार थे, उन्होंने अहिंसा की नीति का पालन किया था। वह मुख्य शक्ति थी। और साथ में ये हिंसक घटनाएं होती रही। फिर भी लोग पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने इसे रोका क्यों नहीं, जैसे कि पहले के आंदोलन रोके थे। भाई, पहले के आंदोलनों को रोकने का कारण हिंसा तो है ही, लेकिन उस हिंसा को तो अंग्रेज आसानी से दबा देते और हम चुपचाप दुबक कर बैठ जाते। उससे अच्छा तो यह था कि हम अपनी ओर से विराम लगाएं और हम कहें कि हम फिर लड़ेंगे, अभी हम रुक रहे हैं। एक बात तो ये। अब
अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिए जाने के बाद भी यह आक्रोश रुक नहीं रहा था और गांधी जी जानते थे कि अब रुकेगा भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी थी कि अंग्रेजों पर दबाव पड़ रहा था दूसरे देशों का। भारत में हिंसा होती तो संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ये देश पूछते, रूस भी पूछता कि ये क्या हो रहा है भारत में, आपका नियंत्रण क्यों नहीं है। तो इस समय एक बात तो इसका जो स्पष्टीकरण है वह यह है कि देश आंदोलन के लिए, देश आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और आपको ध्यान रहे कि उसमें यदि प्राण भी चले जाएं तो जो सत्याग्रही होता है वह उफ तक नहीं करता, और ऐसा हुआ, इस आंदोलन में भी हुआ। दूसरी बात यह कि परिस्थिति की मांग ही यही थी। गांधी जी का लक्ष्य तो देश की आज़ादी था और उन्होंने अपनी तरफ से तो हिंसा का आह्वान किया ही नहीं था। लोगों ने कहा कि यदि हमने टेलीग्राफ के तारों को काटा है या पुलों को उड़ाया है तो इसमें हमने सरकार का असहयोग किया है, हमने लोग थोड़े ही मारे हैं। हम थानों पर कब्जा कर रहे हैं तो हम सरकार का असहयोग करना चाहते हैं, उसको हम काम नहीं करने देना चाहते, उसका काम रोकना चाहते हैं। इसके लिए हमने थानों पे और पोस्ट ऑफिसों पे कब्जा किया है। हमने कोई हिंसा करने के लिए और लोगों को मारने के लिए थोड़े ही उन पर कब्जा किया था। और फिर जब यह बात लोगों तक पहुंची कि गांधी जी ने इस हिंसा की निंदा करने से मना कर दिया है तो लोगों का जोश है वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये हिंसा मेरे सत्याग्रही नहीं कर रहे हैं, यह हिंसा तो सरकार की तरफ से हो रही है और मैं तो अनशन ही सरकार के विरोध में कर रहा हूं। तो राष्ट्रीय आंदोलन पहली मांग था और बाकी सारी चीजें बाद में थी। गांधी जी ने कहा कि सत्ता की हिंसा का जवाब है ये, सत्ता हिंसा बंद कर दे, देश में एक भी घटना हिंसा की नहीं होगी। गांधी जी को उनके स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर 6 मई 1944 को छोड़ दिया गया, छोड़ना पड़ा उनको। राजनीतिक गतिविधियां इस देश की फिर गर्म हो गई, लेकिन अब गांधी जी ने कहा कि अब थोड़ा विश्राम लेकर रचनात्मक कार्य करने का समय है। तो कांग्रेस की विभिन्न समितियों को पुनर्जीवित किया गया। कांग्रेस पे जो प्रतिबंध लगा था वह प्रभावहीन हो गया क्योंकि ऐसी गतिविधियां हो ही नहीं रही थी। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण है, सदस्यता अभियान है, कोष संग्रह है ना। लेकिन सरकार ने तो यह देखा कि ये जो इकट्ठे होते हैं रचनात्मक कार्यक्रम के नाम पर, ये अंग्रेजों के खिलाफ साजिश करते हैं, तो इन पर पूरी नज़र रखी जाती थी। अब दमन तो वे कैसे कर सकते थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रशिक्षण कर रहे या विचार विमर्श कर रहे लोगों का, लेकिन उनकी नज़र पूरी रहती थी। और सरकार की यह भी कोशिश थी कि कोई एक ऐसा प्रस्ताव लाया जाए जिसके तहत बातचीत वापस शुरू हो और हम गोलमाल बातें करके और इस देश में अपना जो शासन है वह लंबे समय तक बढ़ा लें और आगे बढ़ा लें। उनको लग रहा था कि बढ़ेगा नहीं अब, लेकिन कोशिश तो वे करेंगे ही ना कि उन्हें हिंदुस्तान नहीं छोड़ना पड़े। वेबल प्लान आया, शिमला सम्मेलन हुआ और एक तरह से जो टकराव की स्थिति थी वह दूर हुई। लेकिन यह देश का सौभाग्य था कि इधर कांग्रेस ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन ये समझ लीजिए कि समाप्त किया। समाप्त नहीं था लेकिन एक चरण समाप्त था। तो उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आज़ाद हिंद फौज के साथ तैयार थे। 2 धाराएं हैं लेकिन पहुंच एक ही जगह पर रही है। तो उन्होंने नाक में दम कर रखा था अंग्रेजों को डर था कि ये आदमी सुभाष बोस जर्मनी और इटली और जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों की दुनिया में हार का कारण न बन जाए। तो चैन तो अंग्रेजों को तब भी नहीं था जब भारत छोड़ो आंदोलन एक रचनात्मक आंदोलन में बदल गया था। तो इस तरह से यह गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान हमने पढ़ा।
इसके बाद में गांधी जी की भूमिका क्या रही, इस विषय पर मैं थोड़ी सी बात आपसे और करूंगा, और उसके साथ ही फिर यह राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का पाठ तो पूरा हो जाएगा, और फिर हम शुद्ध दर्शन पर आएंगे। विभिन्न मुद्दों पर गांधी जी की क्या राय थी, वे क्या सोचते थे, क्या समझते थे, यह सब मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।